हम लोग छोटे छोटे थे तो बूथ कैप्चरिंग कर लेना ये सब बड़ा कॉमन था बेटा, और किसी को वोट ना देने देना। अब ये सब नहीं संभव है। ऑनलाइन वाले सभी मित्रों का गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से जुड़ें। जब तक ये लोग जुड़ रहे हैं आपको उदाहरण सुनाते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के मेरे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। आज की डेट में बेटा बहुत कम हो गया, एट दैट टाइम बहुत था। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि कैसे दूर होगा। मैंने आपका क्या सुझाव है? तो होना ही चाहिए, हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं, किसी भी विषय पे अपनी राय तो रख ही सकते हैं, राय होनी भी चाहिए, अच्छी हो बुरी हो जो भी हो। और डेफिनेटली आपकी हर विषय पे एक राय तो होगी ही, अगर वो विषय आपकी नज़र से गुजरा है तो। बहुत तार्किक हो ना हो, लेकिन एक राय हम लोगों की होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इलेक्शन फेयर कैसे कराएंगे, और वजह ये थी कि इलेक्शन होने वाला भी था। मैं 2-4 महीने के अंदर इलेक्शन होना था, तो स्वाभाविक था प्रश्न तो आएगा। तो अच्छा, इंटरव्यू वगैरह की परेशानी ये है बेटा कि इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन दागे जाते हैं, तो आपके पास बहुत वक्त नहीं होता क्वेश्चन को, आंसर को फैब्रिकेट करने का। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन आपसे पूछें और आपसे कहें कि लिख दीजिए, तो हमारे पास थोड़ा वक्त होता है, हम सोच समझ के फैब्रिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में सीधे सीधे क्वेश्चन दागा जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता कि आप उसको फैब्रिकेट कर पाए। हाँ, कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं तो वो बोल देते हैं कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट नहीं, खूब सुने हैं, है ना। बस खाली ये होता है कि इसी बहाने थोड़ा सा और मौका मिल जाए। तो परेशानी ये है बेटा कि अब ऊपर वाले की मर्जी और आपका अध्ययन, कभी कभी बड़ी अच्छी चीजें भी दिमाग में क्लिक नहीं करती। तो मुझे क्लिक कर गई, वो अच्छी थी बुरी थी जो भी थी, लेकिन मुझे क्लिक कर गया और मैंने बताया कि अब मैं ऊपर वाले को थैंक्स बोलता हूँ कि अचानक मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि मुझे क्या बोलना। और जब तक आप डिजाइन नहीं करोगे आप बोल नहीं पाओगे ना रैंडमली। तो मुझे क्लिक कर गया। तो मैंने यही कहा कि सर इलेक्शन में परेशानी क्या है, मैंने इलेक्शन में गड़बड़ियां क्या हो रही हैं, अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो दूर करने को उपाय ढूंढा जा सकता, आखिर परेशानी क्या है। तो उस जमाने में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो ये फोटो पहचान पत्र वगैरह बहुत मैंडेटरी नहीं था। तो मैंने बताया कि सर मेरे हिसाब से 3 समस्या है इलेक्शन में। पहली समस्या है बूथ कैप्चरिंग। ये उत्तर प्रदेश और बिहार तो खैर इसके लिए गढ़ था बूथ कैप्चरिंग का। मैंने बताया कि एक पहली समस्या है। दूसरी समस्या है फॉल्स पोलिंग। फॉल्स पोलिंग मतलब किसी का वोट कोई जाके दे आए। अभी थोड़ी बहुत स्तर पे ये समस्या आज भी है। अभी आप देख रहे थे इलेक्शन हो रहा था, कहीं उसमें 2 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पकड़ी गई थी फॉल्स पोलिंग करते समय। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को परेशानी है कि बुर्का वगैरह यूज करके जाना है तो वो थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन धर लिया, अब महिला फोर्स वगैरह है। तीसरी जो समस्या मैंने बताया बेटा, वो आज तो थोड़ा सा हम लोग मेच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को सोचने समझने लायक हो जाते हैं। अब ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप कितने मेच्योर होते हो दुनिया ही जानती है। तो मैंने बताया कि तीसरी प्रॉब्लम है मिस यूज ऑफ मनी, धन का दुरुपयोग। तो मेरे हिसाब से सर ये 3 प्रॉब्लम है, धन का दुरुपयोग, या मसल्स पावर। बूथ कैप्चरिंग क्या है भाई, मसल पावर है, मैंने ताकत के बल पे बूथ कैप्चर कर लेना। तो ये मैंने बताया कि बेसिकली 3 प्रॉब्लम है सर। पहली प्रॉब्लम है फॉल्स पोलिंग, दूसरा है मिस यूज ऑफ मनी, और तीसरा ये मसल पावर, मैंने बंदूक और ताकत के बल पे। तो उन्होंने कहा कि कैसे दूर करेंगे, सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो ठीक है डिटेक्ट कर लिया, अब ये जरूरी नहीं कि जब उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लिया तो आपने सही में ढूंढ लिया। मैंने वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जो बताया चलो ठीक है,
अब बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो देखो, एक बढ़िया इंटरव्यू देते समय ये बहुत जरूरी है कि आपको सही माहौल का सही वक्त पे उपयोग करना है। माहौल अगर हंसने मुस्कुराने का बन सके तो और अच्छा है, और एकदम से 12 बजाए रहे चेहरे पे पूरे इंटरव्यू भर में तो भी ठीक है, क्या परेशानी है। और टेंशन तनाव में तो मुझे लगता है हर कोई होता है। एक तो छोटा सा इंटरव्यू हो छोटे पद के लिए तो भी आप तनाव में आ जाएंगे, वो स्वाभाविक है, लेकिन उसको कितना रिलीज कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि मौका मिल ही गया तो कुछ और भी बात कर ले। और मैं बड़ा, जैसे वीटी नेचर मेरा नहीं है कि हर जगह हंसना मुस्कुराना, इस तरह की मेरी आदत भी नहीं है, और थोड़ा सा सीरियस नेचर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कहीं अवसर हो तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि टीएन शेषन साहब ने फोटो पहचान पत्र की योजना लागू की, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसको स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए, कड़ाई से लागू करना चाहिए। और आज की डेट में बता रहा हूं कि जो फॉल्स पोलिंग रोकी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है फोटो पहचान पत्र। मुझे लगता है आप सहमत होंगे, लगभग रुक गई बेटा फॉल्स पोलिंग। तो मैंने यही बोला था कि फोटो पहचान पत्र, उन्होंने योजना बनाई थी, सरकार बड़ी स्ट्रिक्टली उसको लागू नहीं कर रही थी, मैंने कहा उसको स्ट्रिक्टली लागू करें तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ये मिसयूज ऑफ मनी वो कैसे होगा। हमने कहा इलेक्शन कमीशन ने जो खर्च की लिमिट निर्धारित की है, हर इलेक्शन में उसने खर्च की लिमिट निर्धारित की है, उस खर्च को कड़ाई से पालन किया जाए, मॉनिटर किया जाए और स्ट्रिक्टली उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो दो रुक जाएगा। जाहिर सी बात है, खर्च तो निर्धारित है, विधानसभा लोकसभा हर इलेक्शन में खर्च निर्धारित कर देता है, लेकिन लोग बीच बीच में से रास्ता निकाल लेते हैं, लूप होल निकाल लेते हैं, खर्चा ज्यादा कर लेते हैं। तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें और दो चार लोगों को चुनाव से रोकें, डिबार करें, तो फिर सब लोग आ जाएंगे रेंज में। कहा कि चलो ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये मिसयूज ऑफ मसल पावर कैसे रोकेंगे। तो मैंने कहा सर भर्ती करिए, रोक लेंगे। भाई जिसके लिए मैं आया हूं इंटरव्यू देने, आप मुझे सेलेक्ट करिए, हम खुद ही रोक लेंगे। और मुझे लगता है आप देख रहे हैं रुक तो जा ही रहा है। जिस भी सेंटर पे पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड होती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब बच्चे डिप्लॉयड होते हैं, जिस भी पोलिंग बूथ पे किसी की हैसियत नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग करने के बारे में सोच ले। भले उसमें बीएसएफ का एक जवान बैठा हो एलएमजी लेके, पूरे पोलिंग बूथ पे सिर्फ एक, किसी की औकात नहीं है कोई सेंटर पे जाके 3-5 करे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि मेरे सुझाव पे ये सब हुआ, लेकिन ये कि सोल्यूशन तो था ही। ये सब होता रहता है। और हमेशा बेटा हर विषय पे, देखिए आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, किताब पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, कोर टॉपिक है उस पर हमको तैयार रहना ही रहना है, जीएस के टॉपिक पे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैसियत से हर विषय पे अपनी एक राय बनाइए, हर समस्या पे अपनी एक ओपिनियन रखिए। यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, आपकी अपनी एक राय तो होनी ही चाहिए, और राय जो भी हो मनमाना नहीं होना चाहिए, तथ्यों के आधार पे होना चाहिए कि भाई आखिर कौन उसमें ज्यादती कर रहा, गलती किसकी है। तो एक दिमाग में तो होगा ही होगा आपके, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा कि भाई आखिर गलती कौन कर रहा है, रूस कर रहा है कि यूक्रेन ने गलती किया था। तो थोड़ा सा हर विषय पर बेटा अपनी एक राय बनाने की कोशिश करिए, और राय तभी बनेगी जब आप चीजों का अध्ययन करेंगे। भाई हम पैदा हुए थे तो कुछ भी नहीं आता था, आज की डेट में हम बड़े भारी विद्वान हो गए, हम लोग इससे हो गए। अरे सुन के, पढ़ के, हाँ देख के तभी तो अनुभव हुआ। तो आप जितना अध्ययन करेंगे किसी विषय पे और जितना उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही आपका अपना एक ओपिनियन डेवलप होगा कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उचित है, अनुचित है। तो लगे रहिए बेटा, और ये सब प्रक्रिया होगी, एक न एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये एक ऐसा काम है जिसको आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, 2-4 दिन में आप नहीं कर सकते, एक लंबी प्रक्रिया है। विचारवान होना एक लंबी प्रक्रिया, हर विषय पर अपनी राय रखिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागरिकता पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। देख रहा हूं कौन कौन लोग जुड़े हैं भाई, कुछ कमेंट वमेंट दिख रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग ही ज्यादा बच्चों का कमेंट है। चले, ये कि नागरिकता को हम लोग 2 भागों में बांटा था। सरसी नजर से पहला वाला रिपीट कर लेते हैं। एक नागरिकता का वह प्रावधान जो 26 नवंबर 1949 को एग्जीक्यूट हो गया,
लागू हो गया। और एक नागरिकता का वह प्रावधान जो संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। क्लियर है बेटा? तो एक वाला तो शायद हम लोगों ने पढ़ लिया भाई। कल मैंने कहा था ना बेटा कि जो हम लोगों की नागरिकता है, हाँ भाग वक्त तो ठीक ही है नागरिकता भाग 2 में है, लेकिन मैंने कहा था कि 2 भाग में बटा है ना बेटा। एक 26 नवंबर 1949 वाली और एक 1955 वाली। तो ये वाली हम लोगों ने शायद पढ़ लिया है बेटा, जहां तक मुझे याद आ रहा है पढ़ लिया है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें नागरिकता को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, यानी जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला कहा गया अधिवास के आधार पे, दूसरा कहा गया प्रवर्जन के आधार पे, और तीसरा कहा गया पंजीकरण के आधार पे। क्लियर है बेटा? अधिवास के आधार पे जो कहा गया था तथ्यात्मक चर्चा हो चुकी है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रवर्जन को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा था। एक प्रवर्जन पाकिस्तान से भारत और एक प्रवर्जन भारत से पाकिस्तान। तो डेफिनेटली 2 प्रवर्जन हो रहा था, 2 अनुच्छेद भी दिया। डोमिसाइल को 5 में दिया और प्रवर्जन को 6 और 7 में दे दिया। और पंजीकरण वाली जो समस्या थी, ये समस्या उनके लिए थी जो देश के संविधान के लागू होते समय यानी 26 नवंबर 1949 को इस भूभाग से बाहर थे। भारतीय मूल के ही लोग थे, भारतीय लोग थे, लेकिन इस भूभाग में नहीं थे। वो किन्हीं कारणों से बाहर थे। तो बहुत ढेर सारे कारण थे। कुछ तो अंग्रेज बस इंतजार कर रहे थे कि दिख जाओ भारत में, तो टांग वांग देते हैं, तो बेचारे इसलिए नहीं आते थे। और पढ़ाई आपने पूरी आजाद हिंद फौज वगैरह सब बाहर ही थी, तो लड़ किसके लिए रहे थे? देश ही के लिए लड़ रहे थे ना। तो उनको नागरिक नहीं बनाओगे? किताब में जगह तो लिखनी पड़ेगी ना, जगह नहीं होगी तो बनाओगे कैसे? तो उनके लिए जगह बनाई गई अनुच्छेद 8 में। 9-10 आपको पता ही है। 9 में कहा गया कि यदि स्वेच्छा से आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करेंगे, आपकी नागरिकता समाप्त होगी। 10 में कहा गया बिना विधि के प्रावधानों के किसी को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात विधि बनाकर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यहां तक हो गया था बेटा? अब मुझे लगता है हम लोग 11 पे आ गए हैं। ठीक है, लिखें। कुछ लिखा है बेटा? बना सकती है। तो अगर बना सकती है, अधिकार मिला, तो कहां छोड़ने वाले हैं अधिकार भैया? अधिकार अगर मिला तो कहा कि ट्राई मार लेते। तो इन्होंने 1955 में ही, अरे भाई 50 में आपका संविधान लागू हुआ और मुझे लगता है कि 55 में इन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। तो इस पेज को समझ पा रहे हैं कितनी जल्दी ही नागरिकता के नए प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वो इसलिए पड़ गई बेटा कि संविधान सभा ने कहा था कि नागरिकता के जो प्रावधान हम बना रहे हैं ये फौरी तौर पे बना रहे हैं। फौरी तौर पे मतलब अभी जो समस्या दिख रही है, इस समस्या के समाधान के लिए हम बना रहे हैं ताकि संविधान को लागू किया जा सके पूर्ण प्रभाव में। और उसके बाद जो कमी बेसी आपको समझ में आएगी, आप नागरिकता के नए प्रावधान बनाइएगा। और अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके तो आज तक बना रहे हैं। अरे 2003 क्या 2019 में हम लोगों ने वही तो प्रयोग किया जो सीए बनाया। वो अगर 11 नहीं होता तो हम ये सब नहीं कर पाते। पढ़ेंगे हम लोग 12। लिखें। अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद ने क्या बेटा 1955 में क्या किया बेटा? भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। क्लियर है? जिसमें जिसमें नागरिकता की प्राप्ति के 5 प्रकार पे चर्चा किया, अर्थात की प्राप्ति के 5 प्रकार के प्रावधान बनाए। ऐसा लिख लो।
यानी उन्होंने कहा कि अब जो नागरिकता की प्राप्ति होगी वो 5 प्रकार से होगी। क्लियर है बेटा? और ये भी कहा कि नागरिकता छोड़ने का जो प्रावधान है या छुड़वाने का जो प्रावधान है, ये आपने देखा था वो 2 प्रकार में था। और 9-10 तीनों ने कहा कि नागरिकता छोड़ने का 3 प्रावधान होगा, यानी 5 प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति होगी और 3 प्रकार से नागरिकता का परित्याग होगा। क्लियर हुआ बेटा? उसको भी जोड़ लें। तथा 3 प्रकार से नागरिकता को छोड़ी जा सकती है। 3 प्रकार से नागरिकता का परित्याग किया जा सकता है। ठीक है बेटा? अच्छा, एक बात तो हमेशा दिमाग में रखनी है बेटा कि ये सब हम लोग पढ़ काहे रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके व्याख्यान देना होगा नागरिकता पे? नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है हम लोगों का। वह उद्देश्य है कि जो प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें हम लोग कैसे बेहतर कर पाए। तो बेहतर करने का मतलब यह है कि थोड़ा क्वेश्चन पे नजर रखें। सिर्फ अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में नागरिकता की प्राप्ति कितने प्रकार से हो सकती है। ये अपने आप में पूरा क्वेश्चन है। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 8 प्रकार से, इसी में ढेर सारे लोग वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, शहीद का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता की प्राप्ति का कौन सा प्रकार है या नहीं है। तो अगर 5 प्रकार आपको आता होगा तभी है या नहीं दोनों बता पाएंगे। वो कहेंगे नागरिकता प्राप्ति के कौन कौन से प्रकार हैं, तो 4 विकल्प में से 3 दिखेगा आपको, 5 में से एक नहीं दिखेगा, उन्हीं को धर लेना है। तो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ये थोड़ा आपको फैसला तो करना ही होगा। और जब भी कंटेंट पढ़ें, कोई भी कंटेंट पढ़ें, अभी तो संविधान पढ़ना है बहुत लंबा, कोई भी कंटेंट जब पढ़े तो थोड़ा सा सोचे इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। अभी आपके पास अनुभव नहीं है, अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ तथ्यात्मक कल्पना तो कर ही सकते हैं ना। और जैसे सॉल्व पेपर वगैरह देखोगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट देखोगे, वैसे वैसे आपके क्वेश्चन को फ्रेम करने की जो कल्पना है वो थोड़ी बेहतर होती चली जाएगी। और हम लोगों की हर पढ़ाई का उद्देश्य एक ही है बेटा कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा उसको टैकल कर लें। खैर ये मालूम नहीं है क्या आएगा, मालूम चल जाए तो क्या पूछना है, एक ही लेक्चर पर्याप्त हो तो कहाँ मालूम है क्या पूछेंगे, लेकिन ये मालूम है कि इन्हीं में से पूछेंगे। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 प्रकार से नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। तीनों प्रकार भी पूछा जा सकता है, समझ में रखना है, दिमाग में रखना है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। फूंक फूंक के कदम रखिए और दुश्मन पे पैनी नजर रखिए, किधर से हमला होगा, बस जीत जाएंगे, और कुछ करना थोड़ी है। और एक बात कि नहीं है पहाड़ वहाड़ बेटा, मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, और मुश्किल होना ही चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ कि कंपटीशन अगर आसान हो जाए बेटा तो क्या मजा है? अरे मजा तो तब है ना बेटा, पूछो और हम दिखाते हैं अपनी औकात। तो मुझे लगता है आनंद तो वही है ना बेटा। भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्य, ये पूछा जाए आपसे, कौन सा विजेता हो जाओगे आप? अरे बताओ वो जो लोगों के छक्के छूट जाए, तब ना हम लोगों से बेहतर है। तो कंपटीशन को लेके बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात, छक्के तो सबके छूटेंगे, तबाही तो सबकी होगी, बस जिसकी कम तबाही होगी वो विजेता बन जाएगा। यही है कंपटीशन। आईएएस में सब रोते हैं, आंसू सबके निकल जाते हैं, एक भी आपको बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत खुश होके परीक्षा सेंटर से बाहर निकले। क्या उस साल किसी का होता ही नहीं है? रोते बिलखते होता है ना। तो वो परीक्षा ही ऐसी है कि सब अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो। 50% कर पाने वाले लगभग नहीं है हिंदुस्तान में, जो सिविल सेवा की परीक्षा में 50% कर ले, उतनी मेरिट ही जाती है। और 70-80% तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, कोई नहीं कर सकता, तो आप भी नहीं कर पाएंगे।
एक बच्चा नाराज हो गया कि सर अब श्राप आप काहे दे रहे हैं, हम तो कर ही लेंगे। बधाई हो बेटा, आपको बिल्कुल कर लें, लेकिन एक वो क्वेश्चन का मापदंड ही ऐसा बनाया जाता है कि उसी के नीचे ही सब कुछ निर्धारित हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, मेरा 95% करके सिलेक्शन हो या 35% करके सिलेक्शन हो, क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे ये थोड़ी दिखाना है कि मैंने 95% करके सिलेक्शन लिया या 35% करके सिलेक्शन लिया। अब कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो 35% में ही आपका तेल निकाल देंगी। अरे भाई मैंने डेट, अच्छा एक चीज बताओ, टॉपर्स को देखा है आपने कितना नंबर पाते हैं इसमें, सिविल सर्विसेज में? 50, 51, 52% पे इंडिया में टॉप करता है। सिलेक्शन नहीं, टॉपर के नंबर हैं। आप भी नहीं पाएंगे इससे ज्यादा। लेकिन एक चीज बताओ, अगर 50% नंबर आपको ग्रेजुएशन में मिल जाए तो अंदर से थोड़ी ग्लानि होती है कि यार ठीक होना चाहिए था। वो परीक्षा ही ऐसी है, उसमें परीक्षा। मैंने एक डेटा पढ़ा था कि एक साल जो सिलेक्शन हुआ था आखिरी, वो 29% का हुआ। सोच लो, 29% पे बीए फेल हो जाओगे। वहां भी 33% की आवश्यकता है। बस एक चीज पे भरोसा रखो बेटा, पढ़ाई करना है, वो हमारे हाथ में है। लेकिन पढ़ते समय हमेशा ये महसूस करो कि क्या हम उस इलाके की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपके अंदर से एक आवाज आ रही कि हाँ हाँ हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने एक चीज बोला था बेटा, हमेशा दिमाग में रखिए, कंपटीशन को लेके बच्चों के दिमाग में जाने अनजाने ढेर सारे वहम है, मिसकॉन्सेप्शन है, और ये मिसकॉन्सेप्शन जानबूझ के क्रिएट कराया गया है। कुछ लोगों को अपनी मार्केटिंग करना था, कुछ लोगों को अपनी दुकान चलानी थी, और आपको उनको ये बताना था, वो आप तक वो मैसेज कन्वे कर दिए कि बहुत मुश्किल है कंपटीशन, और बिना हमारी मदद के अब कर नहीं सकते। और मैं एक टीचर के रूप में आपके सामने खड़े होकर पूरे भरोसे से कहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकते हो आप। बस वही डर खत्म कर देना है जो उन लोगों ने डर बैठा दिया कि हम नहीं कर सकते। एक बेटा एक ही फिलॉसफी है जो मैं हमेशा बताता हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वो ये, कोई भी रहस्यमय या सीक्रेट चीज नहीं पढ़नी है। एकदम खुली किताब है, जो सबको पढ़ना वही आपको पढ़ना है। बस एक ही फार्मूला मैंने अब तक डेवलप किया, वो ये कि विशेष ढंग से पढ़ना है। विशेष चीजों को नहीं पढ़ना है, जो चीजें सब पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना है। खुली किताब है, बस उन्हीं चीजों को सतही ज्ञान नहीं रखना है। थोड़ा सा विशेष ढंग से चले जाइए, विजेता बन जाएंगे आप। ये मैं लिख के दे रहा हूं और मैंने करके दिखाया है, मैंने करके दिखाया है, आप भी कर सकते हो। बस हमेशा ध्यान रखो कि जो भी टॉपिक पढ़ो, वो आप बचपन से पढ़ रहे हो, लोग पढ़ रहे हैं, बस उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़िए, थोड़ा सा उसके डिटेल में चले जाइए, बस बात बन जाएगी। यही है कंपटीशन। अच्छा एक चीज बताऊं, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, सिविल सर्विसेज में पूछा, मैरियाना गर्थ के बारे में तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो ना पढ़ा हो। वो 6th क्लास से हम लोग रटते हैं कि मैरियाना गर्थ पैसिफिक ओशियन की सबसे गहरी गर्त है, ये आपने रट लिया। ये तीसरी हो गई, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, और आपके दिमाग में आया सिर्फ एक, वो जब वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि मैरियाना गर्त किस महासागर में है, या दुनिया की सबसे गहरी गर्त कौन है। बस यही तो चूक हो गई आपसे। आपके एंगल से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एरिया वही रहेगा, वो अपने एंगल से पूछेगा, और पूछ लिया। बच्चे बड़ा खुश हो गए कि मैरियाना गर्त देखो, कक्षा 5 से याद कर रहे थे, 5th क्लास से पूछ ही लिया। पता कोई नहीं पाया। यही उनकी खासियत है, आपके पसंदीदा इलाके में ही आपको शहीद करते हैं। जो इलाका आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो कहते हैं युद्ध उधर ही होगा और यही वीर गति आपको दिलाएंगे। ये उनकी खासियत है। जानते हो क्या पूछा? 4 पॉइंट दिया, कहा मैरियाना गर्त के बारे में क्या क्या सही है। तो पहला मिला जो आपको एकदम खुश कर देने वाला था कि सबसे गहरी गर्त है, कहा देखा आ गया। और जब विकल्प देख रहे हैं
तो चारों विकल्प में एक दिख रहा है, तो चारों विकल्प में अगर एक दिख रहा है तो एक आने ना आने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने कहा ये फिलीपींस के पूरब में है। अब खेल गड़बड़ाने लगा, क्योंकि कभी मैप में आप फिजिकली उसको देखने की कोशिश नहीं किए। मैप में, नक्शे में आप आंख से एक बार देख लिए होते कि आखिरकार वो फिलीपींस के आसपास भी है कि नहीं है, और अगर है तो किधर है। तो मुझे लगता है कि अब 60% यहां डगमगाए, 2 में काम हो गया, तीसरे में और काम हुआ। तीसरे में कहा कि इसका पता लगाया गया था चैलेंजर अभियान में। अब आधे तो चैलेंजर अभियान ही नहीं सुने, क्योंकि वो जाल में भी फंसाते हैं फर्जी नाम देकर। और चौथे में तो आखिरी, कहते हैं ना, ताबूत की आखिरी कील ठोक दिया और कहा मरीना गर्त में वायुदाब इतना होता है, यानी वाटर प्रेशर जो होता है वो इतना हो जाता है। नमस्कार करके बच्चे निकल लिए आगे। यही है कंपटीशन, और कुछ भी नहीं है। तो क्यों पढ़ा था आपने मरीना गर्त? नहीं पढ़ा होता, और अगर पढ़ा था तो उसका पोस्टमार्टम कर देना चाहिए था, है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखें। मैं एक ही चीज आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, इतने दिनों से पढ़ा तो रहा ही हूं। वो सिर्फ ये कि कंपटीशन के लेवल को महसूस करिए, उनकी योजना को महसूस करिए, और जिस दिन हम उनके लेवल और योजना को महसूस कर लेंगे, पढ़ तो यार रातों दिन रहे ही हैं, कुछ भी पढ़ लेंगे। दिशा इधर उधर हो जा रही है, दिशा सही करिए, कोई नहीं हरा पाएगा बेटा, आपको मैं कह रहा हूं। कुछ लोग थोड़ा अवसर खोके दिशा प्राप्त करते हैं, कुछ लोग थोड़ा जल्दी दिशा प्राप्त कर लेते हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे बेटा। मैं ढेर सारे बच्चों को देख रहा हूँ, 5-5, 6-6, 7, जिसको जो समय उपलब्ध हो रहा है पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो वजह क्या है? यही है, इधर उधर भटक रहे हैं। अरे ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधो पीठ पर और लगा दो गोता समुद्र में, और दिखा दो औकात की कितनी गहराई तक जा सकते हैं, बस जीत जाओगे। सतह पे हाथ पैर चलाने से थोड़ी सिलेक्शन होगा, है ना? थोड़ा अंदर गोता लगाना पड़ेगा, तभी मोती वोती मिलेगा। और सतह पे तैरोगे ना तो कुछ घोंघा होगा, सीप वूप हाथ भले लग जाए, मोती वोती तो नहीं लगना है। चलिए बच्चों लिखें। नागरिकता की प्राप्ति के 5 प्रकार। नागरिकता के प्राप्ति के 5 प्रकार। ये कब बेटा बनाया गया था? 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम है। नागरिकता प्राप्ति के कितने प्रकार बेटा? 5। पांचों का पहले प्यार से नाम लिखिए, ठीक है? पहला टास्क क्या होगा हम लोगों का? पांचों का नाम याद हो जाए, ठीक है? देखो तरीका भी, पांचों का नाम जब याद हो जाए तो फिर एक एक में घुस घुस के देखेंगे। लेकिन ये नहीं कि नाम याद ही नहीं है और लगे प्रवेश करने अंदर क्या है, तो ये अच्छी तरीका नहीं है। पहले पांचों का नाम याद हो जाए। अभी हम लोग कोशिश करते हैं। पहला लिखो, हाँ, जन्म के आधार पर। पहला क्या बेटा? जन्म के आधार पे। नाम से पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा यही है कि जन्म के आधार पे नागरिकता, तो नागरिकता ही है, तो लिखने की आवश्यकता है। जन्म के आधार पे नागरिकता ही है। अब ये नाम से ही कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है, जब नाम दिया गया तभी कुछ समझ में आ रहा है। ये अगर आप 26 नवंबर वाले से तुलना करें, ये कुछ डोमिसाइल टाइप के माहौल के करीब जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे क्या है। अगला बेटा, वंश क्रम के आधार पर नागरिकता। अगला क्या है बेटा? वंश क्रम के आधार पर नागरिकता। अगला 2 हो गया ना बेटा? तीसरा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। अगला देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता। अगला बेटा
4 हो गया जहां तक मुझे आइडिया है। 5वां, अर्जित भूभाग के समावेशन से नागरिकता। अर्जित भूभाग के क्या बेटा, समावेशन से नागरिकता। ठीक है। तो 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम हमारी संसद ने बनाया, वो कहा कि अब जो नागरिकता होगी ये 5 प्रकार से होगी। लेकिन डेट जो निर्धारित किया, हाँ, 26 जनवरी 1950। ठीक है। और 26 नवंबर वाला जो था, वो डेट नहीं कुछ निर्धारित किया था, बस वो कंडीशंस बता रहा था। लेकिन अब ये निर्धारित कर दिया गया कि 26 जनवरी 1950 के उपरांत हर जगह आपको यही शब्द दिखेगा। बनाया 55 में, लेकिन आधार रखा 26 जनवरी 1950। एक एक की चर्चा कर लिया जाए बेटा, तो थोड़ा दिमाग में रखो, याद हो गया। जन्म के आधार पे, वंशक्रम के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, अर्जित भूभाग के समावेश। सुबह उठ के बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ब्रश वश करते समय, चाय वाय पीते समय गुनगुनाओ। यही सब जिंदगी के गाने हैं, है ना, जिंदगी बन जाएगी। चलो बेटा, पहली हेडिंग बनाओ। अरे आजकल गाने की एक नई विधा आ गई ना, रैप। रैप समझ लो इसको। पहला क्या है बेटा, जन्म के आधार पे। तो थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। लिखा तो है ही है बेटा, ऐसा थोड़ी है, लिखा है, लेकिन थोड़ा सा सुन लें। ये कहा गया कि जिस भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के उपरांत इस भूभाग पर हुआ हो, भारत में हुआ हो। अब तो तय हो गया था कौन भारत है। तो 26 जनवरी 1950 के उपरांत जिसका जन्म भारत के भूभाग पे हुआ हो, वह जन्म के आधार पे भारत का नागरिक मान लिया। ये देखो, 5 प्रकार नागरिकता लेने के हैं। माने हम लोग 5 तरह से भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से नागरिक हो जाए कोई अंतर नहीं होगा। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। नागरिकता लेने के 5 प्रकार हैं, लेकिन एक बार अगर आप नागरिक हो गए तो फिर इस बात की कोई दरकार नहीं कि आप कौन वाले प्रकार से हुए, आप बढ़िया वाले नागरिक हो कि खराब वाले नागरिक हो। नहीं नहीं, नागरिक होना है किसी भी तरीके से होना है। आपको आईएएस होना है, वो मेरिट में लास्ट में हुए हों या पहले पे हो, क्या डीएम के कार्य पे फर्क पड़ता है, उसके पावर पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो कुछ ऐसा ही है बेटा। तो ये जो प्रावधान बनाया गया वो तो ठीक लग रहा था। 26 जनवरी 1950 के उपरांत जिसका जन्म भारत के भूभाग पर हुआ हो, वो जन्म के आधार पे भारत का नागरिक माना जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़ के, जैसे विदेशी दूतावास और राजनयिक वगैरह जो रहते हैं, राजनयिक तो अपना सपरिवार रहते हैं लोग, डेफिनेटली संभावना है बच्चों बच्चों का जन्म हो जाए, तो वो मुक्त रखे गए कि भाई वो उसके बाहर रहेंगे। ठीक है। विदेशी अतिथि तथा राजनयिक, पता चले कोई लेडी आई यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने और बच्चे का जन्म ही यहीं हो गया, तो छीन थोड़ी लेंगे उसके बच्चे को, है ना। नागरिकता आपको कोई लेना देना नहीं है। ये तय हो गया। मैंने आपको बताया था कि नागरिकता के प्रावधान बनाए तो जाते हैं, लेकिन उसमें कमियां जब आती हैं तो उसको ठीक किया जाता है। तो इसमें कुछ कमियां दिख रही थी, मुझे लगता आप भी महसूस कर रहे हैं। अरे भाई, जिसका जन्म यहाँ हो गया वो भारत से नागरिक हो जाएगा। कुछ लोग जिसका मिसयूज करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। बच्चे के जन्म का समय डॉक्टर से पूछ लेंगे, बता भी देते हैं आजकल डॉक्टर। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है तो बता देंगे, और पता चलो उसी समय निकल आइए भारत में, और बच्चे का जन्म अब यही होगा। हो गया जन्म इस भूभाग पे तो हो गया भारत का नागरिक। वो गलती थी ना बेटा। और इसका दुरुपयोग कौन किया ये आपको बेहतर पता है। बांग्लादेशियों ने इसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया, और जब इसका दुरुपयोग होने लगा तो इसे ठीक किया गया। ठीक किया ही जाएगा, नहीं ठीक किया जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। फिर 1986 में हम लोगों ने संशोधन किया और ये कहा कि ठीक है भाई, अच्छी बात है, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, किंतु
उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो। बोल नहीं रहे। अब समस्या का समाधान हुआ? बोल नहीं रहे ना बेटा, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी एक गलती रह गई। वो गलती तो तब पकड़ में आती है जब उसका दुरुपयोग होना शुरू होता है ना, फिर दुरुपयोग हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठी है, पश्चिम बंगाल में विवाह कर लिया, निकाह, अरे भैया उनकी कम्युनिटी के लोग हैं और बच्चे का जन्म हो रहा है ताबड़तोड़, और हर बच्चा भारत का नागरिक हो रहा है क्योंकि उसकी मां भारत के नागरिक। फिर गड़बड़ हो गई, हुई ना? तो संसद फिर विचार की अब कैसे ठीक करें। तो संसद ने 2003 में इसको फिर ठीक कर दिया और संसद ने कहा कि अब सुनो ध्यान से, जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को हुआ हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, किंतु उसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। यानी जो प्रवास किया है भारत में उसके वैध डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके पास, और नहीं तो हम कागज मांगेंगे, है ना? और कागज नहीं दिखाएंगे तो तकलीफ में डालेंगे आपको। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के उपरांत, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के उपरांत भारत के भूभाग पर हुआ हो, भारत के भूभाग पर हुआ हो, आज इसको पूरा करना है बेटा, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे, रोज रोज एक ही चीज नहीं, हुआ हो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है बेटा। और एक बात, अगर कंपटीशन नहीं भी है तो भी यार भारत के नागरिक होने की हैसियत से थोड़ा सा जानना तो चाहिए था कि आखिर नागरिकता के क्या प्रावधान। और यहां तो एक तीर से दो शिकार होना है, जान भी ले रहे हैं और परीक्षा में काम भी आ रहा है। तो एक नागरिक होने के कारण संविधान की बातों को हम जाने, ये तो हमारा ऐसे ही नैसर्गिक चीजें होनी चाहिए। बहरहाल तो कमी हो गई बेटा, नोट बनाइए और वहां पे हम दिखाएंगे इसको 2 बार हम लोगों ने संशोधन किया। नंबर 1, पहला 1986 में इसे संशोधित किया गया, 1986 में इसे संशोधित किया गया। अच्छा, कितना बड़ा ब्लंडर हो गया था बेटा शुरू वाले में, कहीं कुछ नहीं बोला माता पिता की नागरिकता और किसी की नागरिकता, बस यही जन्म हो जाए हो गए भारत के नागरिक। अभी दुनिया के कई देश हैं जहां इस तरह के प्रावधान हैं, जैसे जापान में ऐसा प्रावधान है। हाँ हाँ, फ्लाइट भी तो सीमा के अंदर ही मानी जाएगी ना। जापान एक ऐसा देश नहीं है बेटा जब मुंह उठाए सब लोग चले जाएं। बहुत रिच कंट्री है बेटा, वहां गरीबी नहीं है और हर लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जापान का इतना शानदार है, मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का होता कि पूछो मत, सड़क वड़क ये वो लाइट वाइट और ट्रैवलिंग का जो साधन वाधन है वो एकदम डेवलप्ड है। कहीं कोई काम करने की जगह ही नहीं होती। वो ऐसे समझो ना, जैसे किसी का घर नया नया बनता है ना, नौ धनाढ़, नए रईस जो बनते हैं ना, तो नया नया घर बनाते हैं तो नए नए सामान रोज घर में आते रहते हैं। आज टीवी आ रहा है तो आज फ्रिज आ रहा है तो फिर एसी आ रही है, फलाना आ रहा है, धमाका आ रहा है, पूरे घर में रौनक मची रहती है हमेशा। अच्छी बात है, लेकिन 9 धनाढ़ हैं और एक ऐसा धनाढ़ है जिसका बहुत शानदार घर है, उसके घर में कुछ भी नहीं आता। क्यों? सब है पहले से, तो उसके घर में क्यों रोज एसी आएगी? लग चुकी है। तो जापान वैसा ही देश है, सब कुछ है उसके पास, वहां कुछ करने के लिए स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। सड़क बनाने की जगह हो तब ना सड़क बनाया जाए, एवरीवेयर फर्स्ट क्लास की रोड है।
हमारे यहाँ तो जगह ही जगह है भाई। और भारत की तो स्थिति है कि मुझे लगता है कि 100-150 सालों तक खूब जगह है कि आप जितना काम करो फिर भी काम कम हो जाएगा। इतनी भीषण एरिया है, पॉपुलेशन है बेटा, तो हमारी स्थिति अलग है, उनकी स्थिति अलग है। तो वहां तो मैंने सुना कि वो बनी बनाई रोड को उजाड़ देते हैं। थोड़ा सा उसमें अगर कुछ 19-20 दिखा, थोड़ी सी क्वालिटी में कुछ उनको महसूस हुआ या महसूस नहीं हुआ, वो ऑन रिकॉर्ड देख ले कि पुरानी रोड है, अब इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, भले ना आई हो, रोड जुगाड़ देंगे, फिर से नई रोड बना देंगे। हमारे यहाँ जब तक 100-150 एक्सीडेंट ना हो जाए, मरा ना जाए, तब शायद जाके कोई सोचेगा कि हाँ सड़क बननी है। और नहीं तो यहाँ तो सवाल ही नहीं है। तो वो जापान है बेटा। लेबर चार्जेस जापान में बहुत ही हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। हैंडसम का आलम यह है कि मुझे तो एग्जैक्ट आज का याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि अगर 1 घंटे कोई फिजिकल लेबर करता है, कोई भी काम, झाड़ू लगवा लो, पोछा लगवा लो, अनस्किल्ड वर्क, 1 घंटे अगर आप करा लेते हो, 1 घंटा, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको 5000 पे करना होगा। तो कहा महीने भर का तो ठीक ही है। अरे महीने भर का नहीं है, वो जस्ट 1 आवर। आज की डेट में अगर बात करो तो मैं तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है 8-9 हजार तो हो ही गया होगा। सोच लो, तो वहां कहां बेरोजगारी रहेगी भाई, वहां कहां परेशानी रहेगी। सुबह 5 बजे उठ के घंटा झाड़ू ही लगा ले, मुंह बांध के। यहाँ तो एमटेक करके बच्चे नाले में घुस जा रहे हैं, तो झाड़ू वाड़ू लगाना कौन सी बुराई है। वो बड़ा शानदार देश है बेटा। लेकिन वहां भी आज यही है कि जन्म के आधार पे वो नागरिकता देता है। तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे एक रिलेटिव है, इसमें रोड की इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, डीन है, नाम वाम लेना ठीक नहीं है। तो वो जापान में मुझे लगता है 6-7 साल विजिटिंग रहे, टोक्यो यूनिवर्सिटी में। तो सपरिवार थे, तो उनके 2 बच्चों का जन्म वहीं हुआ, जापान में हुआ। वो दोनों जापानी हैं। नहीं, देखने में नहीं जापानी है, वो इंडियन है, बट उन्हें जापान की नागरिकता मिली हुई है। तो बल्कि मेरे कजिन लगते हैं रिश्ते में, तो मैं पूछता हूँ भैया वो जापानियों का क्या हाल चाल है, तो हंसी मजाक में मैं तो जापानी ही कहता हूँ आज भी। तो जापान की सिटीजनशिप है उनके पास। इंडिया की सिटीजनशिप तो एकदम खुली किताब है, जब चाहे तब ले लें। लेकिन आपने पढ़ा है कि आप अगर किसी देश के नागरिक होंगे, चली जाएगी। लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो अभी वो अब्रॉड है, बाहर है सब। कोई मास कम्युनिकेशन की स्टडी यूएस में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब यूएस में ही है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो वो एक इतना प्यारा देश है, लेकिन आज भी वहाँ ये है। अब हमारे यहाँ बनाया तो इसीलिए कि सब ठीक ठाक से गुजर जाए, कौन आएगा यहाँ बदमाशी करने, लेकिन बदमाशी करने वाले हैं जिन्होंने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया है ना बेटा। इसको 2 बार संशोधन किया गया बेटा। तो पहला लिखा, हाँ, नंबर 1 लिखे, हाँ, तथा यह स्थापित किया गया कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो। दोनों या कोई एक क्या बेटा, भारत का नागरिक हो। ठीक है। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम यह है कि अभी तो दिखा नहीं था, लेकिन अब दिखेगा। हाँ हाँ, सही में नजर नहीं पड़ी। दूसरा संशोधन बेटा 2003 में, देखें 2003 में इसे पुनः संशोधित किया गया। दो 2003 में इसे क्या किया गया बेटा, पुनः संशोधित किया गया। तो क्या संशोधित किया गया बेटा, वही लिखना पड़ेगा। हाँ लिखें, बच्चे के जन्म के समय माता पिता दोनों या कोई एक
भारत के नागरिक हों, ठीक है बेटा। दूसरा, अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा क्या बेटा? अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब, हाँ, बिना अनुमति के, सरकार की अनुमति के घुस जाए। बांग्लादेश में तो हो ही रहा है, कोई तार के ऊपर से घुस रहा है, कोई तार के नीचे से घुस रहा है, और आदमी तो घुस रहे हैं, बात समझ में आ रही, जानवर भी घुस जा रहे हैं। मुझे लगता है बड़ा ढेर सारा वीडियो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, लोकल क्रांत टाइप का बनाए हैं सब, ट्रेन, और गाय वाय को बांध के उठा के तार के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो आदमी को फिर भेज देने में कई मिनट का काम, और ये लोकल सिस्टम बनाते हैं, ये सब करके अपना फिर अपना सब वो सामान वामान लेके भाग भी जाते हैं। तो वो बॉर्डर कुछ है बड़ा सेंसिटिव, आना जाना कोई वैसा नहीं, तो इस पार आ जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगला बेटा, वंश क्रम के आधार पे, वंश क्रम के आधार पे। ठीक है, इसमें हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनिए तो समझ होगी, याद भी होगा। डेंसिटी या वंश जो है ना बेटा, ये क्या है? तो थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा, विरासत की ओर देखना पड़ेगा। तो थोड़ा अपनी विरासत को देखते हैं। जो वंश परंपरा होती है, जो हम लोग यहाँ अपने सोशल लाइफ में महसूस करते हैं, तो हमारी जो वंश परंपरा होती है वो पिता के नाम पे चलती है। बोल नहीं रहे, एक्चुअल में हम लोग की सोसाइटी इतनी विचित्र है कि हम लोग यहीं रह के खुद ही ढंग से नहीं समझ पाते, विदेशी क्या खाक समझेंगे। जैसे आप देखते हैं कि सह गोत्र में विवाह नहीं होता, जैसे कुछ जो जातियां हैं ना वो कई गोत्रों में विभाजित होती है। अब ब्राह्मण में भी आप देखो तो मिश्रा हैं, दुबे हैं, त्रिपाठी हैं, फलाना है, ढमाका है ना, ऐसे तमाम जातियां हैं, उसमें सब ये बटा उटा रहता है। तो जैसे माँ कोई और है और पिता कोई और है, और क्षत्रियों में भी बात करें तो बहुत बटे हुए हैं। तो जैसे माँ सिसोदिया वंश की है, महाराणा प्रताप के खानदान की है, और पिता मान लो किसी दूसरे गोत्र के हैं, तो अब ये नहीं तर्क चलेगा कि महाराणा प्रताप बड़े तगड़े योद्धा थे या बड़े राजपूत थे, ना ना। अब उसका विवाह मान लीजिए किसी से हो गया और वो कोई दूसरा राजपूत है, तो अब जो बच्चे होंगे वो सिसोदिया वंश के नहीं कहलाएंगे। जो पिता का गोत्र होगा उसके आधार पर बच्चे कहलाएंगे। कुल मिला जुला कुछ टेक्निकलिटी में ना जाए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये कि हमारे यहाँ जो वंश चलता है वो पिता के नाम पे चलता है। तो एंथ्रोपोलॉजी कभी अध्ययन करें, थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया है, तो मैं बताऊं कि दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक को कहते हैं पितृवंशीय और पितृस्थानीय। पितृ माने पिता, तो पितृवंशीय और पितृस्थानीय। लिखना पड़ेगा कि सुनाई दे रहा है सही है? हाँ सुनाई दे रहा, वेरी गुड। तो पितृवंशीय पितृस्थानीय, इसका मतलब थोड़ा समझ लें। जब मां पिता के घर जाके रहे, सामान्य रूप से, अपवाद में कुछ भी हो सकता है, अपवाद में तो देख ही रहे हैं कि साहब लोग ही उधर जाके रहने लगते हैं, लेकिन सामान्य कल्चर ये है कि विवाह के उपरांत मां पिता के घर जाके रहती है और वंश पिता के नाम पे चलता है। तो ये सिस्टम जहां होता है उसको बोला जाता है पितृवंशीय पितृस्थानीय। अब दिमाग में कुछ खुराफात आ रही है, कहीं उल्टा पुल्टा भी है क्या? तो दूसरा भी है, मातृवंशीय मातृस्थानीय। अब को रिलेट करो जो मैंने बोला, विवाह के उपरांत पिता मां के घर जाके रहता है, अपने घर को बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ता है जैसे बच्चियां छोड़ती हैं, रोते बिलखते ना, तो वो बेचारे छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है
लेकिन छोड़ ही देते हैं, और वंश माँ के नाम पे चलता है, और पैतृक संपत्ति जो हम लोग कहते हैं वो मातृ संपत्ति कहलाती है, क्योंकि संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ बच्चियों का अधिकार होता है। और क्यों ना हो, विवाह करके उनको हस्बैंड को लाना है तो तुम्हारी संपत्ति से क्या लेना देना है। तो संपत्ति की वारिश कौन होती है बेटा? बच्चियां होती हैं, है ना। और उसमें भी जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ जनजातियां हैं, उसमें आप देखोगे जो सबसे छोटी बच्ची होती है उसका अधिकार थोड़ा ज्यादा ही होता है। वो मातृवंशी लोग हैं, मातृ प्रधान समाज है। और इतिहास अगर कभी पढ़ा होगा तो माने तो मातृ प्रधान समाज रहे ही है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, हम लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? अरे भाई कुछ लोग तो अपने पिता का नाम ही जोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, नाम लगा रहता, तो हमारे में भी लगा है, आप में भी लगा है, लेकिन हम लोग सरनेम खाली लेते हैं। जो सरनेम होता है वो हम अपने वंश परंपरा से लेते हैं। सरनेम से हम लोगों के यहाँ जाति सूचक शब्द है, लेकिन जो सरनेम हम लेते हैं हमको कहां से मिलता है? पिता की ओर से। तो नाम नहीं लिखते, सरनेम खाली लेके काम चला लेते हैं। कुछ लोग तो कई वंशों का नाम लिख लेते, जैसे कि हम मुंशी थे, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, तो दादा का भी नाम, पिता का भी नाम और अपना भी नाम। ये तो खैर परंपरा है। और साउथ में क्या परंपरा थी? अरे सातवाहन राजाओं को अगर आप देखें तो अपनी माँ का नाम लिखते थे। अरे गौतमी कौन थी? उनकी माँ थी ना, तो उन्होंने यही लिखा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये है बेटा कि बड़ा विचित्र देश है हम लोगों का, और हमारे यहाँ दोनों परंपरा है। अब आते हैं संविधान की ओर। संविधान ने कौन वाला माना? तो देखना पड़ेगा ना, आखिर संविधान ने क्या माना। हाँ सुन लो, संविधान ने पितृवंशी माना, वंश परंपरा से। क्या माना थोड़ा सुन ले, नहीं हम पढ़ेंगे तो खुद ही महसूस करेगा पितृवंशी है कि नहीं। कहा यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो, अब इतना ही मत सोचो, थोड़ा आगे बोल रहे दो, विदेश में बहुत बच्चों का जन्म होता है। यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो और बच्चे के जन्म के समय उसका पिता अगर भारत का नागरिक है, तो वंश परंपरा से वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर ये लिखा गया संविधान में, तो क्या हम पितृवंशी नहीं थे? अरे मां का नाम ही नहीं लिया यार। मां भारतीय हो, विदेशी हो, चाइनीज हो, नेपाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता भारत का नागरिक हो। जब बच्चे का जन्म हुआ हो तो वंश परंपरा से बच्चा भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो आपने क्या कहा? आपने पितृवंशी बात तो की, तो आपने बेईमानी की, बिल्कुल की भाई। संविधान में महिलाएं नाराज हो गई नॉर्थ ईस्ट की और इधर उधर की, इसे हमने 92 में संशोधन किया और कहा यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है तो उसके माता पिता दोनों या कोई एक अगर भारत का नागरिक है, तो वंश परंपरा से वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अब बात बन गई, लेकिन इसमें फिर एक संशोधन किया गया। यह संशोधन 2003 में किया गया बेटा, और यह संशोधन यही किया गया कि आगे की लाइनें तो वही थी, यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है और जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या कोई एक भारत के नागरिक हों, तो वंश परंपरा से वह बच्चा भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किंतु 1 वर्ष के अंदर, यानी बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर उस देश के दूतावास को इसकी सूचना देनी होगी, यानी वहां जाके आपको पंजीकरण करा लेना होगा। एक भारतीय यहाँ अमेरिका में आ चुके हैं, नाम लिख लें, है ना। तो क्योंकि देखो मैंने बार बार कहा था कि हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है, दुनिया के देशों का कल्चर बिल्कुल अलग है। वो लिव इन रिलेशन वाले लोग हैं, लिव इन रिलेशन में भी बच्चों का जन्म होता है। और भारत में अभी तक की परंपरा तो यही रही कि इस तरह के रिलेशन में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वैध संतान कहाँ मानी जाती है, बोले बेटा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लिव इन रिलेशन में भी अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, वह बच्चा वैध संतान मानी जाएगी। वैध संतान का मतलब यह है
कि वैध संतान को जो जो कानूनी अधिकार प्राप्त है, संपत्ति में अधिकार, फलाना ढिमाका, वो सब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बढ़ चले हैं अमेरिका वाली राह पे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जब कही दिया तो टेंशन किस बात का। लेकिन ये कि हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है, वहां तो बड़ा अजीब है बेटा कि कभी कभी अच्छे बच्चों का भी पता नहीं होता कि हु इज फादर। नहीं, अन्यथा मत लीजिएगा, थोड़ा हमारे कल्चर के हिसाब से बड़ा खराब लगता है। उनका कल्चर है, उनके कल्चर में सब कुछ स्वीकार्य है, उसको गलत नहीं मानते। कोई चीज गलत, कोई चीज सही नहीं होती। सोसाइटी उसको जस्टिफाई करती है, वो सही है कि गलत है। वहां की सोसाइटी ने जस्टिफाई कर दिया कि सही है तो सही है, हमारी सोसाइटी ने जस्टिफाई किया कि गलत है तो गलत है। लेकिन कोई दूसरा दूसरे के चश्मे से ना देखे, वो फिर वो चीज क्लियर नहीं दिखती है। अमेरिका को अमेरिका के चश्मे से देखें तो सही है, भारत को भारत के चश्मे से देखें तो ठीक है। लिख लो बेटा। लेकिन यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, जन्म के समय यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो, जन्म के समय यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो, तो वंश परंपरा से वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वंश परंपरा से वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े, नोट बनाइए। 2 बार संशोधन हुआ है तो दोनों संशोधन को लिखना पड़ेगा। नोट बना लीजिए। 2 संशोधन हुए हैं, 1-2 करके लिखिए। थोड़ा अलग रहेगा ना बेटा तो नजर पड़ेगी, उसी भीड़ में रहेगा तो हो सकता है मिस हो जाए, तो अलग लिखिए। नंबर 1, इसे 1992 में अमेंड किया गया, यानी संशोधित किया गया। उन्नीस में संशोधित किया गया। क्या संशोधित किया गया बेटा? लिखना पड़ेगा। हाँ, यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों, उसके माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो। तो कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत क्लियरिफाई कर ही रहे हैं हम, इसीलिए आराम आराम से इकट्ठे नहीं आपको दे रहे कि वो सुना था ना, वो जब तपस्या किया था भागीरथी ने, तो ब्रह्मा जी से उसने कहा था कि गंगा को छोड़िए, अरे धरती पे भेजिए गंगा को। तो क्या कहा था उन्होंने? छोड़ तो देंगे, संभालने वाला होना चाहिए, है ना। तो यह संभालने वाला भी थोड़ा तगड़ा होना चाहिए जो गंगा को संभाले। तो भोलेनाथ ने कहा मैं संभाल लूंगा। तो देखो भैया जी, छोड़ तो हम देंगे, है ना, संभाल लो तब। तो शंकर बनना पड़ेगा बेटा, संभालना पड़ेगा। अगर नहीं संभाल पाओगे तो फिर हमारे छोड़ देने से सिर्फ तबाही होगी। तो ज्ञान को संभालिए, धीरे धीरे उसको प्रवाहित होने दीजिए, और नहीं हम सब इकट्ठे ठूस दें, सब डिलीवर कर दे और आपके पल्ले कुछ पड़े ही ना, तो बेमतलब है। तो करीने से सिस्टमेटिक ढंग से आने दीजिए, संभाल लेंगे आप। मुझे पता है आप कितना संभाल लोगे। चलो बेटा, कोई एक भारत का नागरिक हो, लिखा आपने, माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो, तो हो गया बेटा। दूसरा, अब इसे फिर संशोधित किया गया। कब बेटा? 2003 में।
तो एक बात समझ में आ रही है कि 2003 में ठीक ठाक संशोधन हुआ था। 2003 में 2003 में संशोधित किया गया। क्या संशोधित किया गया बेटा, वो लिखना पड़ेगा। ऊपर वाली शर्त तो अब रहेगी ही रहेगी, तो उसको दोबारा हम लिखवा नहीं रहे बेटा, सुन लें। यानी जो पहली शर्त आपने लिखा है कि माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो, ये तो रहेगा ही। उसमें एक नई शर्त जोड़ दी गई कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर, यानी यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता हो, मैं पूरा पढ़ रहा हूं, उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो, और जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसे उस देश के दूतावास में, भारतीय दूतावास में जाके पंजीकरण करा लेना होगा, तो वह बच्चा वंश परंपरा से भारत का नागरिक मान लिए। तो वही अगली वाली लाइन लिखो बेटा, लिखें, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर, बच्चे के जन्म के कितना बेटा, 1 वर्ष के अंदर विदेशी दूतावास में पंजीकरण करा लिया। अब इसका मतलब अब पता नहीं क्या समझ पा रहा, तो अर्थ थोड़ा क्लियर कर लो। विदेशों में भारतीय दूतावास अभिप्राय है ना, ये नहीं कि किसी और एम्बेसी में पहुंच गए। तो विदेशों में भारतीय दूतावास जो भी होगा, कंसुलेंट होगा, वहां जाके आपको पंजीकरण कराना होगा। हो गया बेटा? तो अभी तक तो यार नहीं पोल खोली, सोनिया गांधी कैसे हुई ना, कुछ पोल खुली? अच्छा खोली, सुनो, राहुल गांधी कैसे हुए? हाँ, तो वो वाला तो अभी दिख रहा है, इसमें आ गया है, लेकिन सोनिया गांधी वाला भी दिख नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी वाला तो दिख रहा है। भाई सोनिया गांधी तो बाद में आई ना बेटा, शादी वादी तो हो ही गई थी राजीव गांधी से, इनकी बच्चे बच्चे तो मान लीजिए थे, तो वो बच्चे तो भारत के नागरिक थे। कैसे थे? वंश परंपरा से। तो बाद में संशोधन किया गया ना, तो नागरिक थे। अब सोनिया गांधी कैसे आई, थोड़ा उसको भी समझना पड़ेगा। सोनिया गांधी के आने का जो कारण था, वो अब आपको दिखेगा पंजीकरण के आना। तो अगली हेडिंग बना ले बेटा, तीसरा वाला है ना बेटा, पंजीकरण के आना। इसमें बड़ा ढेर सारी शर्तें हैं, तो जरा क्रम से लिखें, ए बी सी करके लिखिए, कई शर्तें हैं इसकी। तो ए, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति 7 वर्ष भारत में रहने के उपरांत, मानिए कम से कम है, अधिक से अधिक आप 70 साल रह लो, कोई हर्जा नहीं है, 7 वर्ष रहने के उपरांत पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, दूसरा, भारतीय नागरिकों की विदेशी पति तथा पत्नियां, अब बात बन रही है धीरे धीरे, भारतीय नागरिकों की विदेशी पति अथवा पत्नियां, दोनों के लिए ऑप्शन है भैया, 7 वर्ष भारत में रहने के उपरांत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हो गया बेटा? अगला, भारतीय दंपतियों की अवयस्क संतानें, कुछ दिमाग में चहल पहल मचे तो जरा चर्चा कर लेना। भारतीय दंपतियों की अवयस्क संतानें
पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ डाउट है? हाँ पूछिए। तो वंश परंपरा से हो ही गए भारत के नागरिक। अरे भाई अभी आपने पढ़ा है ना कि भारतीय दंपति कह रहा है, तो यहां तो एक भी अगर कोई है तो वंश परंपरा से नागरिक हो गया, तो ये लिखने की क्या आवश्यकता है? अरे भारतीय दंपतियों की जो संतानें होंगी अवयस्क ही होंगी, अचानक वयस्क संतान नहीं पैदा होती, तो वो अवयस्क ही होंगे, तो उसमें क्या इशू लिख दिया गया? वो तो वंश परंपरा से भारत के नागरिक हो ही रहे हैं। नहीं, अब जैसे मैंने अभी बताया कि कोई देश आपको देख के अपनी नागरिकता का प्रावधान तो नहीं बनाएगा। दुनिया के हर देश जो नागरिकता के प्रावधान बनाए हैं वो भारत को देख देख के तो नहीं बनाए हैं कि पूछ के कि भैया आप क्या लिखे हो, चलो हम भी वैसा लिख देते हैं। तो दुनिया के कुछ देशों में प्रावधान है कि जन्म के समय वो बच्चा तुरंत उनका नागरिक हो जाएगा। अब जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया, आपने ध्यान नहीं दिया, वो बच्ची अब जापान के नागरिक है ना, क्योंकि हमारी क्या बाध्यता है कि आप जैसे ही नागरिकता लोगे वो नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। खत्म तो हमने किया नहीं, खुद खत्म हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि भैया हम जो हमारी खत्म हुई है हम उसको वापस ले लें। तो प्रक्रिया बहुत सिंपल है, सिर्फ पंजीकरण कराइए और आप नागरिक हो गए। लेकिन हाँ ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वह नागरिकता आपने छोड़ दिया हो। अब इसमें बड़ी पेज फंसती, हम कभी बात करेंगे। एक वर्ष वाले में भी हाँ बेटा, जन्म के एक वर्ष के अंदर का रजिस्ट्रेशन दूतावास उस वाले से भी हो। हाँ उससे भी हो सकता था, उससे भी हो सकता था, लेकिन उसमें यह परेशानी है कि अगर किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या कुछ दिक्कत हो गई, बहुत ढेर सारी कंडीशन हो सकती है। एक प्लान बी है हमारे यहाँ तैयार कि अगर कहीं छूट छटक गए, बचा गए, तो बस आप ये सिद्ध करिए कि आप लोग भारत के नागरिक हैं, बच्चे का नाम लिखाइए, भारत का नागरिक हो जाएगा। ये जगह बनाई जाती है ना बेटा। और नहीं, अगर जरा सा कहीं चूक हो गई तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। फिर एक इंडिविजुअल के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकता। एक प्रक्रिया ब्रॉडर होनी चाहिए जहां सबको स्पेस दिया जाए। और बढ़िया नागरिकता वही कही जाती है बेटा जिसमें हर समस्या के लिए एक विकल्प मौजूद हो, है ना। आगे बढ़े, अगला उसी में एक और है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अविभाजित भारत के बाहर रहता हो। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति कहां बेटा? अविभाजित। अविभाजित मतलब समझ रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान में भी ना रहता हो, नहीं तो इसी का लाभ उठा के हमारे ढेर सारे पाकिस्तानी मित्र चले आएंगे इधर, बांग्लादेशी भी चले आएंगे। तो कहा गया कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर निवास करता हो। ठीक है बेटा, पंजीकरण के द्वारा, वो पंजीकरण चल ही रहा है तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। इतनी कंडीशन है बेटा। अगला लिखो, देशीकरण। तो अभी एक चीज नोटिस कर रहे थे कि अभी तक जो कुछ था वो सब भारतीयों के इर्द गिर्द घूम रहा था, है ना बेटा। एक तो वही विदेशी पति पत्नियों वाला मामला दिख रहा था। अब हमारा संविधान ये बताएगा कि कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहे जो भारतीय मूल का न हो तो उसका क्या प्रावधान है ना बेटा। लिख लें। हाँ, कुल 14 वर्षों में कोई व्यक्ति 12 वर्ष भारत में रहा हो, थोड़ा सा भाषा टेक्निकल है बेटा, हम आपको समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। कुल 14, ये बच्चे पढ़ के किताब उताब समझ ही नहीं पाते, हाईली कंफ्यूज हो जाते हैं और किताब की भाषा वाषा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगते हैं। हम क्लियर कर रहे हैं बेटा, कहीं कोई परेशानी नहीं, तो सुन लो पहले। कुल 14 वर्षों में से, यानी जब उसने पंजीकरण दिया हो उससे 14 वर्ष पहले तक का आंकड़ा देखा जाएगा।
कुल 14 वर्षों से कम 12 वर्ष वो भारत में रहा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। पिछले 14 वर्षों में से कम 12 वर्ष वो भारत में रहा हो। तो एक बच्चे ने कहा कि 2 साल कहाँ गया, तो हम बता रहे हैं कहाँ गया। ये तो नहीं कहा गया ना कि लगातार 12 वर्ष भारत में रहा हो, ऐसा तो नहीं बोला गया। ये बोला गया कि 14 वर्षों में कम से कम 12 वर्ष वो भारत में रहा हो। इसका क्या मतलब है कि बीच बीच में भागा भी हो, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जाए विदेश में, लेकिन टोटल 12 वर्ष उसको भारत में दिखना चाहिए। और ये कहा जाता है कि जब उसने आवेदन दिया हो उसके कम से कम 1 वर्ष पहले से लगातार रह रहा हो। पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट? फिर से सुनो बेटा, कुल 14 वर्षों में से वह 12 वर्ष भारत में रहा हो, लगातार 12 वर्ष की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में मामला गड़बड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 2 साल का मार्जिन इसलिए दी गई है कि आप विदेश में रहे हो। साथ में ये कहा गया कि आवेदन जब आप दे कि भाई हम देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेना चाहते हैं, उस आवेदन देने के साल भर पहले आपको भारत में कंटिन्यूअस रहना होगा। मुझे लगता है पिक्चर क्लियर है बेटा, लिख ले। कुल 14 वर्षों में से 12 वर्ष तक उसका भारत में अधिवास हो गया बेटा, तथा आवेदन देने के कम से कम 1 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। ठीक है बेटा? तो मान लिया जाएगा कि वो देसी हो गया, है ना, विदेशी आदमी देसी हो गया, और फिर उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। किंतु एक बात ध्यान से सुनना, सरकार को इसमें बहुत ही छूट मिली हुई है। कहा गया है कि विदेशी जो राजनीतिज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, इसमें उपरोक्त नियमों में से सभी या कुछ में छूट देके नागरिकता दे सकते हैं। और साथ में यह भी कहा गया कि जो शत्रु राष्ट्र हैं, जो भारतीयों को नागरिकता नहीं देते, उन्हें हम किसी हालत में नागरिकता नहीं देंगे। इसके 2 अपवाद हैं बेटा, एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन यह है कि जो साहित्यकार हो, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, राजनीतिक लोग हों, जैसे आप देखते हैं राजनीतिक शरण मांगते हैं कभी कभी राजनीतिक। श्रीलंका के राष्ट्रपति जब बवाल मचा था तो भारत नहीं आना चाह रहे थे, भारत ने कहा ना भैया, इधर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तमिल वमिल रहते, हम काहे के लिए बवाल मोल रहे हैं भाई। तो ऐसे शरणार्थी जो बाइडेन भाग के आ जाए भारत में कि भाई यही रहना चाहते हैं, तो कहें कि पहले 14 साल का समय शुरू होगा, तब तो मरी मरा जाएंगे, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये सब छूट का प्रावधान है। एक्सेप्शन 2 है बेटा, लिख लें, अपवाद। लिखें, पहला क्या है बेटा, शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को हम नागरिकता नहीं प्रदान करते। शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को हम नागरिकता नहीं प्रदान करते। न ही ऐसे राष्ट्र के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करते हैं जो भारतीयों को नागरिकता नहीं प्रदान करते। क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट लिखें, भारत सरकार सभी, दूसरा पॉइंट, भारत सरकार सभी या कुछ नियमों में छूट देकर नागरिकता प्रदान कर सकती है।
सभी या कुछ नियमों में छूट देकर नागरिकता प्रदान कर सकती है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? कोई डाउट? हम एकदम क्लियर करके बेटा इसलिए लिखा रहे हैं कि कहीं कोई तकलीफ आपको ना हो इन फ्यूचर। वैसे हम ज्यादा गहराई में हैं, गोता काफी अंदर तक लगाए हैं हम लोग। पूरी उम्मीद है कि कंपटीशन इस डायमेंशन में नहीं जाएगा, यूपी पीसीएस तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगर हम थोड़ा डीप में पढ़े रहेंगे ना बेटा, तो आसान क्वेश्चन में बहुत कंफर्ट देंगे, बहुत आराम देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, सिविल सर्विसेज वगैरह का मामला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगला बेटा 4 हो गया शायद, 5वां, अर्जित भूभाग के समावेशन से। तो ये तो शुरू से ही चर्चा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इसमें समझने समझाने की बात है, तो समझ में आ ही रहा होगा। अर्जित भूभाग का मतलब कोई ऐसा इलाका जिसको भारत ने कब्जा कर लिया हो या भारत के अधिपत्य में आ गया हो, विहित प्रक्रिया से हमने अर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया हो। तो वहां के जितने निवासी होंगे स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, उनको अलग से कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। लिखें, यदि कोई विदेशी भाग भारत का अर्जित क्षेत्र बनता है तो वहां के निवासी स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। वहां के निवासी स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है बेटा, ये तो नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार थे। बोले बेटा, तो कोशिश थी आज हो जाए, लेकिन अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी नागरिकता परित्याग पे बात करनी है, CAA पे बात करनी है, और हाँ वही, और नहीं, CAB कुछ अलग नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जो पारित हो गया तो CAA हो गया। तो विधेयक जब पारित हुआ, जब विधेयक था तो CAB कहा जाता था, जब वो पारित हो गया तो CAA कहलाया, है ना। और एक NRC। कभी आपने नोटिस किया कि ये जो CAA था, इसका विरोध एक खास कम्युनिटी के लोग कर रहे थे, असम में विरोध कर रहा था। आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया? इसका विरोध एक खास कम्युनिटी के लोग कर रहे थे, तो उसका अर्थ तो समझ में आ रहा था, लेकिन असम के सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे, CAA का। ये बात समझ आई है? वो क्यों कर रहे थे विरोध? अरे वो सब मुस्लिम नहीं है, ढेर सारे हिंदू लोग हैं, लेकिन सारे लोग विरोध कर रहे थे। तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा और तब जाना पड़ेगा NRC पर, तब हम लोग समझ पाएंगे कि असम में क्या इशू था। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बेटा, 1 दिन का, और तो कल हम फिनिश कर रहे थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।